नमस्ते। विशाखा जी नमस्ते। IAS प्रोबेशनर 2020 बैच। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। Our panelist, Mr. Shashank Singh, he is a DTU alumnus from Electrical Engineering Department. Friends, we are fortunate to have our chief guest, अमित जी Honorable Shri कहाँ पर है अभी आप? Devdar ji amongst us, and he has taken time out of his busy schedule on our दिल्ली। request to address you. कौन से बैच के? I give a brief introduction of अभी Mr. Sunil Devdar मोदी जी ji. प्रधानमंत्री बने और आपका चालू हो गया। Sunil Devdar ji is the founder of My Home India and National Secretary BJP amongst us today as our chief guest. He has been associated with various welfare activities since the beginning, and he has worked extensively in integrating rest of India with our beautiful northeastern states. He holds a master's degree in inorganic chemistry and a bachelor's degree in education from the prestigious Mumbai University. The NGO My Home India provides aid to the needy poor, elderly, disabled, senior citizens, such as legal aid, health services and government policies. The NGO under his leadership is working for the interest of the people of the Northeast and for their holistic development. Friends, we are fortunate, जिनके नाम लेने and I मुझे would like लिस्ट to लिख के दे invite दीजिए ना Shri जल्दी से। Sunil Devdar ji to enrich us with his great experience in social activities and serving the people of India. Thank you. यहाँ से बोलो। मैं करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, जिनके नाम लेना मुझे संभव नहीं है, इसलिए सबसे क्षमा चाहता हूँ। और सामने बैठे हुए जो भविष्य में मान्यवर बनने वाले हैं, ऐसे सभी मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे आज यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया है। मैंने क्या बोलना है इसके बारे में मुझे कुछ लिख के दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें से जो आपके लिए रिलीवेंट चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि ये जो DTU DEC फ्रेटर्निटी फोरम है, ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जो एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें ये जो एलुमनाई है, स्टूडेंट्स है और फैकल्टी है, ऐसे तीनों लोगों का संगम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। रादर इन तीनों लोगों में काफ़ी प्रकार की मारामारी देखने को आराम से मिलती है, लेकिन सिनर्जी देखने को नहीं मिलती है। और ये बहुत अच्छी पहल ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और जैसे इन्होंने आपके संगठन के बारे में मुझे बताया, तब एक संस्कृत उद्धरण जो मैंने देखा, जिसकी तरफ मेरा ध्यान गया, सहयोगेन सर्वसिद्धि। इसका मतलब हम लोग अगर इकट्ठा आकर अगर कोई काम करेंगे तो सबका लाभ होगा। यूजुअली ये दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बनते जा रही है, खुद के बारे में सोचना। और मतलब परिवार में भी ऐसे देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति का एक सेपरेट रूम है, पति का भी अपना अलग रूम है, पत्नी का भी अलग रूम है, सब लोग अलग अलग ही रहना चाहते हैं। ऐसी जब एक दुनिया देखने को मिल रही है, और जहाँ हिंदुस्तान में एकत्रित कुटुंब पद्धति थी कि जिसमें इतने सारे लोग रहते थे, इतने सारे लोगों का भोजन बनता था,
और इतने सारे रिलेशंस घर में रहते थे, और ये एक अत्यंत गरीब दुनिया की लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें अलग अलग रिलेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ पर शब्द है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अब जो परिवार इतने छोटे होते जा रहे हैं कि जिसके कारण ये रिलेशंस ही विलोप हो जाएंगे, ऐसा एक डर निर्माण हुआ है। ऐसी परिस्थिति में एक परिवार की तरह पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और जो पढ़ चुके हैं और अपने अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को एकत्रित लेकर चलना और सब लोगों ने मिलकर सबका उद्धार करना, इस कंसेप्ट के ऊपर चलने वाले आपके इस संगठन को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आप सब लोगों को बधाई देता हूं। मुझे आज आपके सामने 2-3 चीज़ें बतानी है। एक इंसान अच्छा या बड़ा कैसे होता है, एक इंसान को एक अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे मिलती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा गुण अगर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए तो ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। जिस किसी ने आपको आपके ज़िंदगी में आपके लिए कुछ भी अच्छा किया, उसके प्रति ग्रेटफुल रहना, कृतज्ञ रहना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने उसका बिगाड़ा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया हो, ईमानदारी से अच्छा किया हो, और अगर आप उसके साथ गलत करते हो ना, तो आपको ईश्वर भी कभी माफ़ नहीं करता है, क्योंकि उसको अनग्रेटफुलनेस कहते हैं और वो कृतज्ञ शब्द है उसके लिए, कृतज्ञ है ग्रेटफुलनेस के लिए। तो व्यक्ति ने ग्रेटफुल रहना चाहिए, ये पहला मुद्दा है। दूसरा, व्यक्ति ने हम्बल रहना चाहिए, बहुत विनम्रता। आप कितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ देखिए, चाहे वो IAS ऑफिसर्स देखिए या किसी भी प्रकार के सरकारी अधिकारी देखिए, पॉलिटिशियंस देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट देखिए, आप बड़े कलाकार देखिए, वो इतने हम्बल रहते हैं, इतने विनम्र रहते हैं। विनम्रता उनका सबसे बड़ा गुण रहता है। और जो व्यक्ति विनम्र रहता है ना, एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ना, ये मैं खुद के बारे में सोचता हूं, खुद इसको प्रयास करता हूं और बाद में मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हमने करना चाहिए। आपको कोई भी व्यक्ति एक बार मिले तो उस व्यक्ति को ऐसे लगना चाहिए कि इस आदमी को मैंने जिंदगी में दूसरे बार जरूर मिलना चाहिए। एम आई राइट? क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? आपके इन लड़कों में आवाज विवाज है कि नहीं? या भोजन नहीं हुआ है क्या अभी तक? नहीं तो नीचे बिहार फेस्टिवल है, इतना टेस्टी बिहारी फूड रहता है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ बिहारी फूड। तो जाकर जरा लिट्टी चोखा वगैरह एक बार जाकर मजा करके आ जाइए, लेकिन आवाज तो सुनने को मिले आप लोगों की। तो मैं ये बता रहा था कि आपको दूसरे व्यक्ति को मिलने के बाद उस व्यक्ति के मन में ये विचार आना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है, इसको मैं जिंदगी में वापस जरूर मिलूं, और इसके लिए हमने जो जो संभव है वो करना चाहिए। इसमें एक तीसरा मुद्दा आता है, मैंने बताया हम्बल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल तो एकदम बेसलाइन है। ग्रेटफुलनेस नहीं है ना आपके, मुझे ऐसे लगता है अगर वास्तविक किसी भी पूजा पद्धति में, किसी भी विचारधारा में अगर स्वर्ग की कल्पना है, तो वो स्वर्ग का दरवाजा उस व्यक्ति के लिए बंद है जो अनग्रेटफुल है, और स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए पूरा खुला है जो ग्रेटफुल है लोगों के लिए। दूसरा, मैंने हम्बलनेस के बारे में बताया। और तीसरा, मिलने की इच्छा होनी चाहिए। उसके लिए कौन सा गुण, मुझे अगर आप पूछेंगे तो ऐसे लगता है कि एवरीवन शुड बी ए गुड लिसनर। नहीं तो हमें ना अपनी पट्टी चालू कर देते हैं। कोई भी आता है सामने तो ऐसे अपने को लगता है कि सारा दुनिया का ज्ञान हमारे पास ही है और हमें भगवान ने ज्ञान बांटने के लिए ही भेजा हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए एंड सी द वंडर्स। दिन में मैं तो 5 कहता हूं, पता नहीं कितना संभव है, 2 या 3 मिनिमम नए लोगों को मिलिए, बिना कारण के मिलिए, बिना काम के मिलिए, और 10-15 मिनट चुप बैठकर शांति से उसको सुनिए, वो आदमी क्या है, उसका परिचय सुनिए।
उसको बोलने दीजिए। आप जितने अच्छे लिसनर बनेंगे ना, उतने अच्छे व्यक्ति भविष्य में बनते जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा सर्वे किया गया था कि फ़ोन पर जब बात करते हैं या दो लोग जब संवाद करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द का उपयोग होता है, तो उन शब्दों का वर्णन यह है, मैं, मेरा, मुझे, मैंने। इन शब्दों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में। और जो चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सामने वाले को सबसे ज़्यादा उसकी तकलीफ होती है। और इसलिए ये मैं जो होता है ना, इसके ऊपर उपाय क्या है, तो शांति से बैठकर सामने वाले को सुनना। लोगों को सुनने वाले लोग होते, देखो ना, मुझे आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि शांति से मेरी बात को सुन रहे हैं। नहीं तो आप लोग इधर उधर एक दूसरे के कान में बात करते, कोई बीच में ही मोबाइल में जाकर व्हाट्सएप में हाय बेब्स व्हाट इज़ योर इवनिंग प्रोग्राम वगैरह। अरे इतने जोर से हंसने लगे आप, मतलब चल रहा था क्या कुछ? चलो छोड़ो वो किस्सा फिर कभी। लेकिन ये जो चलता है ना, तो ये आप लोग नहीं कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू आर ऑल गुड लिसनर्स। तो एक लिसनर, सरकारी अधिकारी आप बनने जाएंगे तो जनता की पीड़ा क्या है कि सरकारी अधिकारी हमारी बात ही नहीं सुनते। पॉलिटिशियंस के बारे में पीड़ा क्या है, ये हमारी बात ही नहीं सुनता है, ये अपनी पट्टी चालू कर देता है। तो सुनना ये एक बहुत बड़ा गुण है, ये एक बहुत बड़ी कला है। और मैं एक आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी, आप मानेंगे कि आज भारत के सबसे टॉलेस्ट लीडर है। अक्रॉस पार्टी लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये एक बहुत बड़ा लीडर है और एक दुनिया में बहुत बड़ा लीडर बनने जा रहा है, उसकी प्रोसेस चालू है। इनके क्या गुण है कि जिनके कारण ये व्यक्ति बड़ा बनता है? मैंने जो एक्सपीरियंस किया, 2012 से मैंने उनको मिलना शुरू किया। वो अगर 5 मिनट आपको मिलेंगे ना, 5 मिनट, उस 5 मिनट में वो कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक जगह टीवी चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं, वो आपके पास देखते देखते टीवी देख रहे हैं, आप कुछ बोल रहे, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो फॉर्मेलिटी के नाते हाँ बोल रहे, देख तो टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ है। कभी नहीं, उनके कमरे में कहीं भी जहाँ मिलेंगे आपको टीवी नहीं दिखाई देगा, होगा तो भी वो बंद होगा। दूसरा, वो फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर है, अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी आई तो दूसरी बात है। अदरवाइज जो 5 मिनट आपको मिलेंगे ना, वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5 के 7 मिनट हो गए तो पीए आएगा बताने के लिए सर 5 मिनट हो गए, ये दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन उस 5 मिनट में वो फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं करेंगे। नहीं तो इवन हम भी बात कर रहे थे, 1 मिनट है जरा एक कॉल लेता हूँ, इतना तो हम्बलनेस हम दिखाते हैं कि पूछ लेते, एक जरा कॉल लेता हूँ। एक्चुअली वो कॉल उस समय नहीं लेंगे तो कोई पहाड़ टूट नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपका मोबाइल उस समय डिस्चार्ज था, मान लीजिए आप फ्लाइट में बैठे हुए रहते थे, वो फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करते, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ने वाला था। लेकिन अपने को ऐसे लगता है कि अभी अभी इसको अटेंड करना है, तो साहब बैठे हैं और मैं बोलूँगा 1 मिनट जरा, वो बेचारा क्या बोलेगा, कर लो अटेंड। वो क्यों बोलेगा, नहीं 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 मत करो, ऐसे बोलने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। तो फ़ोन अटेंड करना मतलब क्या है, आपने समय दिया है इनको 5 मिनट का, लेकिन समय के अंदर दूसरे को समय देने का एक आजकल दौर है। आप लोग सब दोस्त लोग शाम को पब में तो नहीं जाते होंगे, लेकिन मान लो किसी रेस्टोरेंट में वगैरह गए होंगे, तो आप क्या चित्र देखते हैं, 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, उसमें से 3 दोस्त मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं। एक कोई बोलने की इच्छा रखता है, उसकी सामने वाले का फोन खत्म होता है, ये बोलना चालू करता है, तो जो बोलना चालू करता है उसका कोई कॉल आता है, बीच में ही कौन बीच में उठकर हाँ 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 यस 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 करके दूर चला जाएगा। मतलब समय जो दिया है आपने, 4 दोस्तों ने 4 दोस्तों के लिए समय दिया है ना, तो वो तो कम से कम शांति से बैठकर आप 1 घंटा बातचीत करो। उसमें भी कुछ ना कुछ फोन ये वो चलते रहता है। मतलब व्यक्ति स्मार्ट हो न हो, मोबाइल स्मार्ट जरूर होना चाहिए। और हमसे मोबाइल ज्यादा स्मार्ट, देखिए मशीन ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए, हम ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए, सोचना चाहिए। आजकल तो स्कूटर चलाते समय
ऐसे कान पे लगाकर ऐसे बात करते करते आते। मुझे इतनी चिढ़ आती है ये देखकर। लेकिन ये चिढ़ आने से पहले मैं ये बताऊंगा, जब कॉलेज में मैं स्कूटर चलाता था मैंने भी 2-4 बार ऐसे किया हुआ है। बताने का मुद्दा ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी फ़ोन कॉल बीच में अटेंड नहीं करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी आंख में आंख डालकर पूरा समय सुनेंगे आपको। ही नेवर हियर्स, ही लिसन्स। 2 चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। आप सुन तो रहे हैं लेकिन दिमाग में दूसरा ही कुछ चल रहा है, और क्या क्या चल रहा है अभी उसका सब विवरण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने वाला बैठा है तो उसकी आंख में आंख डालकर जब आप सुनते हो तब सामने वाला क्या बता रहा है वो आपके हृदय में चला जाता है, और फिर आप सामने वाले का दिल जीतते हो। इसलिए बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करो, एक हम्बल व्यक्ति बनने की कोशिश करो। नहीं तो क्या है, ऐसा जरा सा एक कोई पोस्ट मिल गया ना तो एकदम ऐसे बन जाते हैं कि जैसे बाप रे, मतलब फिर उसके लिए किसी कवि ने कहा है, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया न लागे, फल लागे अति दूर। मतलब ऐसा ऊंचा हो गया तो खजूर का पेड़ जैसा, कि वो खजूर के पेड़ से छाया नहीं मिलती। कोई दूर जा रहा है, थका हारा, सोचा पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा शांति विश्राम करूं, खजूर के पेड़ का कोई फायदा नहीं है। और चलो भूख लगी है तो 2 फल खा लूं, तो खजूर के पेड़ इतने फल इतने ऊपर रहते कि वो खजूर खा भी नहीं सकता है। तो पेड़ ही बनना है जिंदगी में तो किसके जैसे बनना है? तो आम का पेड़ देखिए कितना विशाल रहता है, उसके नीचे शांति से पथिकन बैठ सकता है, और उसके अंदर बहुत सारे चिड़िया अपने घोंसले बनाकर अपना परिवार वहां पर सेट करती है। और उसमें फल लगने के बाद वो फल अहंकार से ऊपर नहीं जाते, वो फल नीचे झुकते हैं, एंड दे आर इजीली अवेलेबल टू पीपल। व्हाट फोर्थ virtue or what fourth strength we all must have is we should be easily available for people। हम लोगों के लिए है, हमने लोगों के लिए इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देखिए ये जो बातें मैं बताता हूं, ये जो व्यक्ति करता है, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे अपने फैमिली में हो, चाहे दोस्तों में हो, वो सबसे लोकप्रिय होता है, सबसे लोकप्रिय होता है। ये जो 4-5 छोटी, अच्छा ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। और उसमें मेरी दृष्टि से हम सब लोगों ने जिन बातों के बारे में सोचना चाहिए, एक सामाजिक संवेदना, एक सेंसिटिविटी, अपने अंदर एक संवेदना रहना चाहिए, करुणा रहनी चाहिए। कोई व्यक्ति के साथ उसकी सहवेदना, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करना। इन्होंने बताया कि मैं कोई सामाजिक संगठन चलाता हूं, माय होम इंडिया। अब ये कैसे शुरू हुआ मैं आपको बताता हूं। मैं शिलोंग में आरएसएस का प्रचारक था, और नॉर्थ ईस्ट का वो दौर था 1990s का, कि जब नॉर्थ ईस्ट के सब जगह पर वी वांट इंडिपेंडेंट कंट्री, भारत से बाहर निकलने की बात सभी राज्यों में चल रही थी। नागालैंड जल रहा था, मिजोरम जल रहा था, मेघालय जल रहा था, त्रिपुरा जल रहा था, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश काम था, थोड़ा सा असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, हम लोगों को अलग असम देश बनाना है। केंद्र जब कमजोर होता है, सेंटर जब वीक होता है, अपने आप ये सेपरेटिस्ट फोर्सेस बढ़ना चालू होते हैं, और सेंटर जब मजबूत होता है तब ये सब जो है खत्म हो जाते हैं। जो आज आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, इंसर्जेंसी खत्म है, आतंकवाद खत्म है, भारत से बाहर निकलने की बात खत्म है। आप इन 7-8 राज्यों में जाएंगे, वहां के जनता के साथ गपशप करने के लिए बैठेंगे, हर 10 मिनट में एक बार वो बोलेंगे, आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो प्राउड इंडियंस, यू नो। वो बोलना शुरू करते हैं। ये ऐसा नहीं था 90s में, ऐसा नहीं था, उसके कारण थे, वो गलत थे ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अपाती थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। चेक से पैसे जाते थे सरकार से, कैश से निकाले जाते थे, धरातल पे उतरता नहीं था। चाइना का इंटरेस्ट था, बांग्लादेश का इंटरेस्ट था, अमेरिका का इंटरेस्ट था।
अमेरिका को एक ऐसा बफर स्टेट चाहिए था कि रशिया उसका सबसे बड़ा एक शत्रु था, तो उसके पास का एक रीजन, जियोग्राफिकल रीजन उसको चाहिए था। रशिया टूटने के बाद चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए उसको बफर स्टेट चाहिए था। इसलिए नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था हमारे देश का, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने उस जमाने में नहीं समझा और उस समय आतंकवाद चल रहा था। अच्छा, वहां के लोग भी छोटी छोटी चेहरे, आंखें छोटी है, उनका फेशियल फीचर अलग है। अच्छा, वहां कॉलेजेस बंद, एक एक साल बंद। इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में, मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, 1 या 2, डेंटल मेडिकल का एक भी कॉलेज नहीं था नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे डिकेड्स निकल गए। 7 राज्यों में से 5 राज्यों में रेलवे नहीं थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिंदगी में रेलवे पहली बार देखिए, ऐसे लोग नॉर्थ ईस्ट में थे। और ये मैं बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं, आपका जन्म शायद हुआ होगा 90s में, उस समय की बात कर रहा हूं। तब मैं वहां पर आरएसएस का प्रचारक करके गया था, मेघालय में, शिलोंग में रहा, खासी भाषा सीख ली मैंने, मैं बोलता हूं। आपको भी जिंदगी में मौका मिलेगा अलग अलग राज्यों में जाने का। देखिए, भाषा सीखना ये एक बहुत बड़ा आनंद देने वाली चीज है। मैं मराठी हूं, मुझे मेरी मातृभाषा मराठी आती है। मेरे पड़ोसी गुजराती थे, तो મને ગુજરાતી આવડે છે, હું ગુજરાતી બોલું શકું છું, मैं गुजराती बात करता हूँ। इंग्लिश हिंदी तो आते हैं, मेरे माताजी पिताजी संस्कृत पढ़े हुए थे, तो संस्कृत भी समझ में आती है। तो ये 4-5 भाषाएं लेकर मैं नॉर्थ ईस्ट में चला गया। मैंने खासी भाषा सीख ली, जयंतिया भाषा सीख ली, पनार भाषा सीख ली, असमीज में बात कर सकता हूँ। त्रिपुरा का बीजेपी ने मुझे इंचार्ज बनाया, 6 साल में वहाँ रहा। आई कैन स्पीक बंगाली वेरी फ्लुएंटली, मैं बंगाली में भाषण देता हूँ। 9 भाषाएं आने के बाद अब मुझे आंध्र भेजा है, इप्पुडु तेलुगु नेचुकुंटुन्नानु। अभी फिलहाल मैं तेलुगु सीख रहा हूं। एक भाषा आप सीखते हैं, इतना लाभ होता है आपके जिंदगी में, और आपने सौभाग्य मानना चाहिए। आपका कहीं भी पोस्टिंग हुआ तो आपने वहां पर भाषा सीखने का प्रामाणिक प्रयास करना चाहिए, ऑनेस्ट एफर्ट करना चाहिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। अब मेघालय में मैंने देखा 2 बच्चे गए मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, उनके साथ रैगिंग हुआ। उनको वहां पर पूछने वाला कोई नहीं था, वो वापस आ गए। वापस आने के बाद जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको मेघालय को भारत से अलग करना था, उन्होंने हैंडबिल्स निकाले, सी हाउ इंडियंस आर बिहेविंग विद अवर चिल्ड्रन इन मध्य प्रदेश। मतलब वो इंडियंस नहीं है और उनके बच्चे मध्य प्रदेश में गए तो उनके साथ कैसे भद्दा व्यवहार हो रहा है। अब रैगिंग गलत है, लेकिन वो सब जगह होता है। वो कोई मेघालय के बच्चे थे इसलिए नहीं हुआ था, वो नए आए हुए बच्चे थे इसलिए हुआ था। गलत प्रैक्टिस है, बंद होनी चाहिए, लेकिन उसका इंटेंशन वो नहीं है कि ये नॉर्थ ईस्ट का है। मुंबई वाला हूं मैं, दहीसर रेलवे स्टेशन पर अगर आप विरार ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये जो मुंबई में रहते होंगे उनको मालूम है। उसमें एक नागालैंड का बच्चा चढ़ने के लिए गया तो धक्का देकर उसको प्लेटफॉर्म पे गिरा दिया। नागालैंड पोस्ट में फ्रंट पेज पर न्यूज कि हमारे बेटे को नागा होने के कारण उसको उठाकर फेंक दिया। अब वो क्या ट्रेन में खड़ी हुई भीड़ को मालूम है नागालैंड कहाँ है उसको, वो जो इतने भीड़ में कोई चढ़ने को आता है उसको जगह नहीं देते बस। लेकिन इंटरप्रिटेशन देश से तोड़ने के लिए यूज होता था। मैंने देखा और मैंने सोचा कि अगर ये रोकना है तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो पूरे भारतवर्ष में जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे बच्चे जाते हैं उनको ह्यूमन फीलिंग देने वाले, उनको आत्मीयता देने वाले, चेहरे के अलगाव के कारण उनको कोई विदेशी ना समझे। एक जमाने में ये होता था कि ताजमहल देखने के लिए अरुणाचल के, नागालैंड के बच्चे गए हैं तो काउंटर पे बैठे हुआ बंदा बोलता था कि तुम फॉरेनर्स के लाइन में खड़े रहो, तुम तो इंडियन हो नहीं, चेहरे के अलगाव से तुम तो जैपनीज चाइनीज लग रहे हो। 50 रुपए का टिकट है उसकी जगह पर 500 रुपए का टिकट, करेगा क्या बेचारा। 90s में कोई आधार कार्ड नहीं थे, 90s में कोई पैन कार्ड्स नहीं थे, आइडेंटिटी साथ में लेकर घूमते नहीं थे लोग। एयरपोर्ट पर भी कभी आइडेंटिटी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो बताएं कैसे मैं इंडियन हूं, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। बेचारा 50 रुपए की जगह लाइन में खड़ा रहता था, 500 रुपया देकर ताजमहल देख लेता था, लेकिन मन में चोट आ जाती थी, मन में चोट आ जाती थी कि मैं अपने देश में विदेशी माना जा रहा हूं। यह सब होता था, इसको पहचान कर मैंने माय होम इंडिया शुरू किया। और माय होम इंडिया के माध्यम से हमने क्या किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोकल लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया।
नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हेल्पलाइन देना, लेकिन हेल्पलाइन कौन देगा? बैंगलोर में है तो कन्नड़ व्यक्ति उसको हेल्पलाइन देगा। तो कन्नड़ व्यक्ति में नॉर्थ ईस्ट के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी के अंदर, तमिलनाडु में तमिल व्यक्ति के अंदर, दिल्ली में पंजाबी व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। और फिर अवेयरनेस होने के बाद लोग बोलते थे कि हाँ हमको कुछ काम करना है, तो फिर हम बताते चलो बच्चों का कभी हेल्पलाइन आ गई तो करो, पुलिस स्टेशन में, कॉलेज एडमिशन में, मकान दिलवाने में, मकान मालिक के साथ झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाने में। हमने 16 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाई और आज 16 साल तक हम लोगों ने 10,000 से अधिक बच्चों को अलग अलग गंभीर सिचुएशंस में हमने हेल्पलाइन प्रोवाइड की है। किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन हमने किया। ये संवेदना है, एक संवेदना है कि सेंसेशन है कि ये गलत है, ये बंद होना चाहिए, ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। दूसरा एक जो सेवा कार्य हम लोग करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट का काम करते करते 2 छोटी लड़कियों को, 8th और 9th में पढ़ने वाली लड़कियों को शिलोंग से, एक कोई सलीम नाम का लड़का था, उसने उसको बरगलाया और उनके माँ बाप को बताया था कि उनको मुंबई में हम दिलाएंगे, कुछ हाउसकीपिंग का काम दिलाएंगे। तो बेचारे माँ बाप गरीब थे, उन्होंने उन 2 बच्चियों को उसको सौंपा। वो भैया भैया बोल रही थी उसको, और वो उनको लेकर निकला कलकत्ता में, ट्रेन चेंज करके गीतांजलि वगैरह पकड़ के वो वीटी स्टेशन, उस समय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर ट्रेन आ रही थी। तब इसने बात करना चालू किया और इसकी बात करने के ढंग से उन लड़कियों को डाउट आ गया कि ये कुछ अलग काम के लिए हमको लेकर जा रहा है। तब उन्होंने क्वेश्चनिंग करना शुरू किया उसको, तो भीड़ जमा होने लगी। शिवाजी टर्मिनस स्टेशन आ गया, भीड़ जमा होती देखकर वो बैग लेकर लड़का भाग गया। अब ये 2 8वीं 9वीं कक्षा की लड़कियां, जिनको उनकी खुद की भाषा छोड़कर दूसरी कोई भाषा नहीं आती, उसके बैग के अंदर इनका सारा सामान सब चला गया। इनके पॉकेट में 1 रुपया नहीं और इनको इस पूरे शहर की कोई जानकारी नहीं। बाहर उतरी और देखने लगी। अच्छा, वो भिखारी नहीं थी लड़कियां, तो किसी के सामने भीख मांगने के लिए भी हिम्मत लगती है, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए भी हिम्मत लगती है। तो वो भीख भी नहीं मांग सक रही थी। 2 दिन पानी पीकर सीएसटी स्टेशन पर पड़ी रही। सीसीटीवी कैमरास ने देख लिया। पुलिस, रेलवे पुलिस वहां पर गई और उन्होंने उन लड़कियों को उठाया और प्रोसीजर के तहत उन्होंने चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के अंतर्गत चलने वाले उमरखाड़ी के चिल्ड्रन होम में जाकर छोड़ दिया। वहां पर हमारा एक एडवोकेट कार्यकर्ता बैठा हुआ था, उसको पता चला कि ये बच्चियां मेघालय की, उन्होंने बताया माई होम इंडिया इसमें मदद कर सकता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया। आई वॉज इन मेघालय फॉर 8 years, आई कैन स्पीक खासी लैंग्वेज, मुझे तो चप्पा चप्पा शिलोंग का मालूम है। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, कहाँ कि वो झालूपाड़ा। मैंने झालूपाड़ा में आनंद थापा को फ़ोन लगाया, बताया कि इन बच्चियों के घर में जाओ और बताओ बच्चियाँ ठीक है। वहाँ वो गए। उसके बाद में प्रोसीजर पूरा करके उन बच्चों को घर भेजने के लिए हमें 22 दिन लगे। उन 22 दिनों में रोज हम जाते थे चिल्ड्रन होम में, उन लड़कियों को मिलते थे। वो रोती थी, अंकल जल्दी घर जाना है, अंकल घर जल्दी घर जाना है। तब मैंने देखा अंदर 150 बच्चियां हैं, मोर देन 150 गर्ल्स, सब छोटी छोटी, ऐसे ही खोई हुई, भागी हुई, भगाई हुई, या पुलिस के रेड में चाइल्ड लेबर में पकड़ी हुई, ऐसे अलग अलग प्रकार की लड़कियां वहां पर थी। वो हमारे जो माई होम इंडिया के कोऑर्डिनेटर उन मेघालय की बच्चों से बात करने के लिए जाते थे, उनको पूछती थी, अंकल आप क्या कर रहे हो? बोलते थे हम इन बच्चों को उनके माँ बाप के पास लेकर जा रहे हैं। तो बच्चियाँ बोलती है कि हमको भी लेकर जाओ ना, हमें भी हमारे घर में जाना है। बोले क्या तुमको घर नहीं भेज रहे? बोला नहीं, कितने दिन से हो? मैं तो 3 महीने से पड़ी हूँ। कोई किसी ने कहा मैं 3 साल से पड़ी हूँ। चिल्ड्रन होम के लोग उनको, पेरेंट्स को ट्रेस करके पेरेंट के पास पहुंचाने की प्रोसीजर नहीं कर रहे थे। बाद में हम लोगों को समस्या पता चली, चिल्ड्रन होम चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट एनजीओ का हो, उनकी भूख है कि बच्चे रहे। अगर बच्चे हैं तो फंड्स आएंगे, और बच्चे गंदे और बीमार है तो करुणा जागेगी और ज्यादा फंड्स आएंगे। और इस देश के हजारों चिल्ड्रन होम में ये पाप चल रहा था कि बच्चों को, पेरेंट्स को ट्रेस करके घर भेजने का काम नहीं होता था। हम लोग शॉक्ड हो गए।
फिर हमने तय किया कि यहाँ की एक एक बच्ची के पेरेंट्स को हम ढूंढेंगे। और उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। 2013 की बात है, मैं तो भाजपा वाला हूं और हम लोगों को कोऑपरेशन मिलने की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी हमने संघर्ष किया। और आज भी आप उस डोंगरी के चिल्ड्रन होम में जाएंगे ना, 60 से ज्यादा बच्चियां नहीं है। क्यों? सब बच्चियों के पेरेंट्स ढूंढकर हमने उनको घर में वापस भेज दिया। और बाद में पता चला लड़कों का चिल्ड्रन होम उधर ही है, उधर भी 150-200 बच्चे हैं, उधर काम चालू किया। बाद में पता चला माटुंगा में एक चिल्ड्रन होम है, उधर मानखुर्द में एक चिल्ड्रन होम है, फिर पता चला भिवंडी में है, उल्लासनगर में है, पुणे में है, नगर में है। फिर हम दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली में 50 चिल्ड्रन होम है, दिल्ली में हमने काम करना चालू किया। और दिल्ली के सभी चिल्ड्रन होम्स में से हम लोगों ने काउंसलिंग करके बच्चों के पेरेंट्स ट्रेस करके उनको माँ बाप के पास भेजना चालू किया। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, और वो मतलब आप बोलेंगे तो माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। सन 2000 में एक लड़का, छोटा लड़का अपने माँ बाप के साथ दिल्ली घूमने आया था और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो खो गया और रोने लगा। तो पुलिस के हाथ लगा, तो पुलिस ने चिल्ड्रन होम में लाकर छोड़ दिया। इधर तुगलकाबाद में चिल्ड्रन होम है, उसमें लाकर छोड़ दिया। और उसके माँ बाप ढूंढते रह गए, पुलिस कंप्लेंट की, कुछ नहीं हुआ। सन 2000 में सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना सब पावरफुल भी नहीं था सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में वो बच्चा वहीं पर बड़ा हुआ। वो 18 साल का होने के बाद लीगली चिल्ड्रन होम उसको रख नहीं सकता है, 18 साल तक ही आप रख सकते हो। तो 18 साल का होने के बाद उस चिल्ड्रन होम ने उसको जॉब दे दिया, वहां पर बताया कि तुम यही काम करो और बच्चों की देखभाल करो। तो लास्ट 2 साल में जब वो बच्चों की देखभाल कर रहा था, तब माय होम इंडिया का काम चालू हो गया। हम चिल्ड्रन होम विजिट करने लगे, बच्चों का काउंसलिंग करके ट्रेसिंग करके भेजने लगे। तो वो बच्चा पूछता है, वो नौजवान पूछता है हमारे कोऑर्डिनेटर को, यार तुम इन बच्चों के पेरेंट्स ढूंढ रहे हो, क्या तुम मेरे पेरेंट्स ढूंढ सकते हो? आई लॉस्ट देम 15 years बैक। तो हमारे कोऑर्डिनेटर ने बताया क्यों नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है, तो बताओ तो तुम कहां के हो। उसने बताया मुझे इतना ही मालूम है, मेरा नाम विवेक है और मैं ओल्ड दिल्ली स्टेशन में खोया था 2000 में, और मेरे गांव का कुछ नाम याद आ रहा है, बाकी सब भूल गया था, माता पिता सबके नाम। 15 years एट द एज ऑफ 5 ही लॉस्ट। 5 साल के बच्चे को क्या याद रहता है, कुछ याद नहीं था। तो मुझे बताया कि ऐसा एक लड़का है, वो गांव का नाम ये बता रहा है। मैंने कहा देखो ये गांव का नाम गूगल करके देखा तो ऐसा कोई गांव था नहीं। फिर मैंने उसको बताया उसका फोटो भेजो, उसका फोटो भेजा। मैंने बताया ये लड़का नेपाली है और ये जो गांव बता रहा है ये कालिंपोंग है, तो ये बच्चा अगर कालिंपोंग जाएगा तो इसके पेरेंट्स इसको मिलेंगे। मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस था, नॉर्थ ईस्ट के लिए 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो फिर उस चिल्ड्रन होम से कैसे वैसे बात करके दूसरा कुछ बहाना बताकर हमने उसको निकाला एंड ही रीच्ड कालिंपोंग। कालिंपोंग में उसके पास क्या था, सिर्फ लोगों को पूछना कि 2000 साल में 18 साल पहले एक 5 साल का बच्चा खो गया था, उसका नाम विवेक था, क्या आप उनके पेरेंट्स को जानते हैं क्या? इसके अलावा उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 24 घंटे ढूंढकर उसको कोई लीड नहीं मिली। फ्रस्ट्रेट होकर उसने मुझे कॉल किया। मैंने कहा देखो बेटा 15 साल तुमको लगे पेरेंट्स से बिछड़ने के लिए, तुम 24 घंटे में निराश हो गए, और ढूंढो ना, मिलेंगे। मैंने और 4 कॉन्टैक्ट्स दिए उसको कालिंपोंग के, हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ABVP है, BJP है, RSS है, सबके मैंने कोई नाम निकाल कर दिए, तुम जाओ मिलो पूछो। दूसरे दिन शाम को एक छोटे से दुकान में गया, एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। उसको इस विवेक ने पूछा वही सवाल कि सन 2000 में एक विवेक नाम का लड़का यहाँ का ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खो गया था, उसके पेरेंट्स को आप जानती है क्या? तो वो बुजुर्ग औरत ने उसके पास देखकर पूछा, हाँ मुझे याद आ रहा है, लेकिन तुम क्यों ये पूछ रहे हो? बोलते हैं कि आंटी मैं ही वो विवेक हूँ, मेरे पेरेंट्स को आप जानती है? बोले अच्छा वो तू है,
मैं तो तेरी माँ को जानती हूँ और इनफैक्ट मैं तेरी बहुत दूर की एक मौसी लगती हूँ। बोला मेरी माँ है? बोला हाँ बिल्कुल है, आती रहती है, मार्केट में आती है तो मेरे पास शाम के समय। कालिम्पोंग छोटा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है। तो उसने कहा कि तो फ़ोन करके बोली मैं तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ, तुम इधर बैठो। स्टूल पर बैठा, उसने माँ को बुलाया, माँ आई और इसने तो माँ को पहचाना नहीं, 15 ईयर्स बैक हो तो माँ बाप के चेहरे कहाँ याद रहेंगे उसको। तो ये बुजुर्ग औरत ने उस महिला को पूछा तुमको याद है तुम्हारा एक बेटा खोया था 15 साल पहले? तो वो माँ बोली कि दुनिया में सब लोग भूल सकते हैं लेकिन माँ अपने बेटे को कभी भूल नहीं सकती। मुझे याद है, क्यों आज याद दिला रही हो? देख तेरा विवेक बैठा हुआ है। शी स्टार्टेड क्राइंग, और जो बोल रही थी वो नेपाली भाषा में बोल रही थी, और 15 साल में विवेक नेपाली भाषा पूरी तरह से भूल गया था। तो वो गले मिला माँ को, रोने लगा, उसको घर लेकर गए। उसके भाई जॉब पर गए थे, वो लोग आ गए, उनको पता चला 15 साल बाद विवेक लौटा। सब लोग घर आए, इकट्ठा आए, और बाद में माँ ने बताया कि अब यहीं रहो। तब उस विवेक ने बताया नहीं, अब मैं आप लोगों के ऊपर बोझा बनकर यहाँ नहीं रहूँगा। इतने साल मैंने अपने बलबूते पर जिंदगी गुजारी है, मैं जाऊँगा, मेरा एजुकेशन कंप्लीट करूँगा दिल्ली में, और मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूँगा। तो माँ ने कहा तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि किसी खोए हुए विवेक को अपनी माँ से मिलने के लिए 15 साल नहीं लगने चाहिए, इसलिए मैं माय होम इंडिया के साथ जाकर काम करूँगा। उसने व्हाट्सएप के ऊपर एक छोटा सा डिजाइन मंगवाया माय होम इंडिया का। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम सपनों से अपनों तक, ऐसा हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया है। तो ये उसने एक छोटा सा फोटो ये मंगवाया, और उसने नीचे जाकर एक छोटा सा बैनर छपवाया सपनों से अपनों तक माय होम इंडिया करके, और अपने माँ भाइयों के साथ फोटो निकालकर उसने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा और बताया सुनील सर मुझे मेरी माँ मिल गई, उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। देखिए ये एक सामाजिक समस्या, उस सामाजिक समस्या को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन के ऊपर कार्यवाही करना, कार्यवाही का मॉनिटरिंग करना, उसके लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करना, और अंतिम अंजाम तक उस समस्या को सुलझाने के लिए लेकर जाना। इसके लिए मेहनत करनी है, परिश्रम करने हैं, सामाजिक चेतना, और ये जो भी आप जॉब करेंगे ना, जो भी जहां भी काम करेंगे, ये अल्टीमेटली सेवा है। हम लोग बचपन से क्या बोलते थे? गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्वेंट शब्द को कमजोर मत समझिए, ये सेवा है। और हम लोग पूछते थे ये क्या करता है? ये शासकीय सेवा में है, आप सेवा में जा रहे हैं, इट इज सेवा। और यह सेवा भाव, यह सबसे बड़ी बात है जिंदगी में। जिसके अंदर सेवा भाव होता है उसको ईश्वर का जैसा प्रोटेक्शन मिलता है, दूसरे किसी का मिल नहीं सकता। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः साहाय्यकृत। जिसके अंदर उद्योग है, उद्योग मतलब ऑलवेज बिजी इन वर्क, लेजीनेस नहीं है, आलस नहीं है, साहसम हिम्मत है। देखिए जिंदगी में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता। कई बार आपको अंजाम मालूम नहीं है, मैं रिस्क ले रहा हूं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, चलो मैं चल पड़ता हूं रास्ते पर, मुझे विश्वास है कि अच्छा ही होगा बुरा नहीं होगा, लेकिन रिस्क लिया। साहस, धैर्य, धैर्य की दो अर्थ होते हैं, एक करेज को भी धैर्य कहते हैं और पेशेंस को भी धैर्य कहते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है। लोगों को तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए, नहीं होता है, थोड़ी अपेक्षा करो, थोड़ा पेशेंस रखो। और करेज, हिम्मत, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि ऑफ कोर्स अप्लाई करनी है, शक्ति पराक्रमा, षडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 गुण जिसके अंदर है उसको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान उसके पास आकर कहता है, बोलता है बोल बेटे तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो 6 के 6 गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। आज आप लोगों ने बहुत शांति से मुझे सुना। मुझे पता नहीं कितना समय बोलने के लिए आपने मुझे दिया था, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मिनट टू मिनट प्रोग्राम मैंने देखा नहीं। बेसिकली आई एम ए टीचर, MSc B.Ed हूँ,
और मेरी एक बुरी आदत यह है कि जब तक बेल नहीं बजती मैं भाषण बंद नहीं करता। और क्योंकि टीचर्स रहते ना, बोलते हैं तो घंटी बजती है, चलो आप लोग भी खुश हो जाते थे, घंटी बज गई अब ये जाएगी ये जाएगा, है ना। तो वैसे मुझे भी आदत थी। तो इधर तो सब सज्जन लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने किसी ने चिट्ठी भी नहीं भेजी कि भैया ज़्यादा टाइम हो रहा है। या हम लोग पॉलिटिक्स में बहुत सारे हमारे अति बुद्धिमान मित्र लोग रहते हैं, ज़्यादा बोलना शुरू करते हैं तो पीछे से कोई कुर्ता खींच लेता है। तो यहाँ पर तिवारी जी और यहाँ पर शर्मा जी दोनों अत्यंत सज्जन हैं, इन्होंने किसी ने कुर्ता नहीं खींचा पीछे से। रात को वगैरह भाषण जरा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो 2-2 घंटा भाषण करता था, तो पीछे बैठे हुए लोग शुरू में घड़ी दिखाते थे, ऐसे ऐसे दिखाते थे, ऐसे ऐसे। एक भाषण में तो रात को पीछे एक आदमी ने कैलेंडर निकाल कर दिखाया, भैया अभी दिन खत्म हो गया, अब तो चुप हो जा, 12 बज गए। और बिफोर मोदी 2024 ऐसा है, गोयल साहब आपका काम बहुत कम हो गया है मोदी आने के बाद, पहले बहुत ज़्यादा काम था और आप 2014 के IPS है। तो सामने बैठे हुए एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर बाहर निकाला, तो मैंने कहा भैया ये क्या है, मैं भाषण मेरा रोकता हूं, तुम क्यों पिस्तौल निकाल रहे हो। उसने कहा भैया ये आपके लिए नहीं लाया है, आप चिंता मत करो, आप जितना बोलना है बोलो, आपको यहां भाषण देने के लिए जिसने बुलाया है उसके लिए मैंने ये रिवॉल्वर लाया है, आपके जाने के बाद उसको मैं देख लूंगा, मुझे तो शर्मा जी यहां बुलाए हैं, तो इनकी सुरक्षा जो है ये मेरी जिम्मेवारी है। तो साथियों, हम लोगों से देश बड़ा है, हम सब लोग मिलकर देश बनता है, और देश ये वास्तविक आइडेंटिटी है। और दुर्भाग्य है हमारे देश में एक लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं है, लेकिन अपने आप को राजकुमार समझने वाले अभी पार्लियामेंट में बोले कि ये एक नेशन नहीं है, ये अनेक नेशंस मिलकर आए हुए हैं। तो ये सारी जो बातें हैं बकवास, इसके ऊपर कभी मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान, हम लोग हिंदुस्तानी है, और हमारा हिंदुस्तान ये किसी लोगों ने बनाया हुआ देश नहीं है, ईश्वर ने बनाया हुआ देश है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण का श्लोक है, जिसका अर्थ है समुंदर के उत्तर की तरफ और हिमालय के दक्षिण की तरफ, इसके बीच में जो भूभाग है इसका नाम भारत है, और इसके अंदर रहने वाली जो संतति, इसके जो बेटे हैं, ये भारतीय है। ये विष्णु पुराण, ये बाकी सब जो है ना, इन लोगों के जन्म का बहुत पुराना ग्रंथ है, जिसके अंदर ये वर्णन भारत का है। इसलिए हम लोगों को भारत का वर्णन बताने के लिए किसी टुकड़े टुकड़े गैंग की या पॉलिटिकल पंडित की आवश्यकता नहीं है। ये भारत था, है और रहने वाला है। ये भारत श्रेष्ठ था, ये भारत श्रेष्ठ है, और भारत और भी श्रेष्ठ बनने वाला है। और ये भारत दुनिया की सुपर पावर बन के रहेगा। और ये भारत दुनिया की सुपर पावर अमेरिका जैसी नहीं, अपने हथियारों के आधार पर नहीं, तो अपने प्रेम के संदेश के आधार पर सब लोग मिलकर रहना चाहिए। ये संदेश के आधार पर मैं नहीं तू ही की भावना से हम सारी दुनिया को जोड़कर रखेंगे। लेकिन ये दुनिया को जोड़ने के लिए दूसरे के बारे में सोचने वाली संवेदना उसी की सुनेंगे जिसके पास पावर है। इसलिए हमारे सारे भगवान, गणपति बाप्पा, में तो बाप्पा का पूजक हूं, हाथ में मोदक है, प्रलोभन है, आओ मेरे पास मोदक है, प्रसाद है। कोई बहुत ज्यादा जल्दी जाकर खाने के लिए कोशिश करेगा तो गणपति बाप्पा दूसरे हाथ से बोलते थोड़ा सा सबूरी रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। और फिर भी कोई नहीं माने तो बोलते देख मेरे पीछे क्या है, तो दोनों हाथ में हथियार है। तो हमारे देश में हमारी देवी देवताओं के पास हथियार दंगा करने के लिए नहीं है, लेकिन अग्रतश् चतुर्वेदः पृष्ठतः सशर धनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि, परशुराम का श्लोक है। हमारे हाथ में 4 वेद है और पीछे धनुष्य बाण है। अगर आप हम लोगों के साथ शास्त्रार्थ करके, चर्चा करके, डिबेट करके अगर आप हमको कन्विंस करना चाहते हैं या हमको जीतना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर रेडी विथ नॉलेज। लेकिन अगर आप हथियार लेकर आएंगे, अगर आप तलवार लेकर आएंगे, अगर आप आतंकवाद लेकर आएंगे, अगर आप ये नैरेटिव के साथ आएंगे कन्वर्ट, डाई और लीव,
इस प्रकार की हिमाकत करने की अगर आप कोई कोशिश करेंगे तो फिर आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे पीछे धनुष्य बाण भी है। और अगर आजकल की लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वी हैव पावर ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ पावर बोथ। हाथ में वेद मतलब पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शक्ति, और पीछे शक्ति का ज्ञान। ये दोनों चीजें जरूरी है। आप जैसे युवाओं को देखकर मैं बहुत अभिभूत हूं, प्रेरणा मिल रही है, और उससे भी ज़्यादा शांति से सुनने वाले युवाओं को देखकर और भी ज़्यादा प्रेरित हूं, और तालियां बजाने वाले युवाओं को देखकर तो और भी खुश हो गया। लेकिन मैं यहां तालियां सुनने नहीं आया था, मैं यहां अपने मातृभूमि की जय जयकार आप सबसे सुनना चाहता हूं। इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथ ऊपर उठाकर, ये नॉन पॉलिटिकल है गोयल जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बोलिए भारत माता की। एनी प्रॉब्लम? दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मातृभूमि की जय जयकार है ना? और चिंता मत कीजिए, वर्तमान गवर्नमेंट 25-30 साल रहने वाली है। भारत माता की। अरे क्या आवाज है यार आप लोगों का। मैं आवाज कब से इसका माइक का बटन देख रहा हूं, ये मिल नहीं रहा है, कहां है? मैं इसको बंद करके भी जोर से बोल सकता हूं। अभी आवाज ऐसी आनी चाहिए कि मजा आ जाए। बोलिए भारत माता की। अब आ गया मजा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सोशल मीडिया में आप फॉलो कर सकते, थोड़ा धंधा मैं भी कर लूं ना अपना। हा? ट्विटर पे, फेसबुक पर आप लोग जरा ज्यादा लाइक्स करेंगे तो आने वाले महीने 1.5 महीने में मेरे फेसबुक वेरीफाइड पेज को 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लाइक्स पूरे हो जाएंगे। ट्विटर पे बहुत ज्यादा नहीं, 2-2.5 लाख है।